हेलो गाइस, वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर पीयूष और आप देख रहे हैं 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सीरीज को। इसमें हमने बहुत सारे रूल्स को कवर किया है, ढेर सारे चैप्टर वाले रूल्स कवर हो चुके थे। उम्मीद करता हूं आप इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, उनको आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर लाइव चैट में भी मेरे से पूछ सकते हो। उन सबकी डाउट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है क्वेश्चंस लगाने की वो बेटा मत छोड़िएगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप एक रेगुलर प्रैक्टिस के बेसिस पे ही आप अच्छे मार्क्स तक पहुंच सकते हो। देखो, सपने देख लेना, उस पर थोड़े दिन तक काम कर लेना सिर्फ यही काफी नहीं है, लास्ट मोमेंट तक उसी पे लगे रहना और अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर लेना, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, सो 50 गोल्डन रूल्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कई सारे रूल्स पढ़े थे। हमने वर्ब वाला चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने कई सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली थी, कुछ चीजें बची हैं, उन पे बात आज हम शुरू करेंगे। तो वर्ब में हमने पढ़ लिया था बेटा, वर्ब में हमने पढ़ लिया था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ये खत्म हो गया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था मेन वर्ब्स के बारे में, जिसमें कई सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में आते हैं मॉडल्स, जिनके बारे में अभी तक हमने कोई जिक्र नहीं किया था। देखो, मॉडल्स का नाम आते ही आंखों में दिल आ जाता है और हम वही वाली इमेज क्रिएट करने लगते हैं जो मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं, लेकिन यहां पे जो मॉडल्स हैं ये रैंप वॉक नहीं करते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लेके आते हैं और आपके नंबर खींच लेते हैं। इसलिए ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लाइफ में रोल मॉडल्स होते हैं या नॉर्मल मॉडल्स होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत आपको पड़ेगी। बाकी मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आप या ऑक्सिलरी वर्ब्स आप हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इनके बारे में काफी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन मॉडल्स के बारे में आपको इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा जानना है क्योंकि एग्जाम इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने में बिलीव करता है। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एग्जामिनर खराब कर देता है जानबूझ के, ताकि आपको मॉडल्स का ज्ञान ना हो तो आप उसको सही मान के क्वेश्चन को गलत कर दीजिए। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से एग्जामिनर का पर्पस ये होता है कि आपसे क्वेश्चंस को वो गलत करा ले। अगर चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली आप उन चीजों को गलत कर ही दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेन वर्ब्स में जो एक्स्ट्रा बातें पढ़नी है उनके बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे जो यहां हमारे लाइफ में मॉडल्स का रोल प्ले करने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, इनमें कैसे कैसे हम चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी। सबसे पहले हमें बात करनी है आज शुरू अपनी मेन वर्ब्स से। देखो बेटा, मेन वर्ब्स में मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी, मेन वर्ब्स में कई सारी बातें हमने ऑलरेडी करी थी। मेन वर्ब्स में मैंने आपको सिखा दिया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, फिर सेकंड फॉर्म को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, बेस फॉर्म को कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो, बेबी को बेस तो पसंद है, लेकिन बेस फॉर्म कहां चला जाता है? देखो, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेस किधर है? फ्यूचर में है। याद रखो इस चीज को, बेबी को जो बेस पसंद है वो कहां है? फ्यूचर टेंस में चल रहा है, अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई थी फर्स्ट फॉर्म। ये कहां चलती है बेटा? ये चलती है प्रेजेंट टेंस में। कहां चलती है? प्रेजेंट टेंस में। इसके लिए भी कुछ बातें बताई थी आपको। फर्स्ट फॉर्म चलेगी प्रेजेंट टेंस में और ये आपको एक हैबिट बता सकती है, ये आपको एक हैबिट बता सकता है, ये आपके लिए कोई रेगुलर एक्शन को दिखा सकता है, साथ ही साथ डू, डज और डिड के साथ हो सकता है, डू, डज और डिड के साथ हो सकता है। लास्ट में हमने बात करी थी कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप ये ध्यान रखोगे कि सेंटेंस में यूजुअली, सेल्डम, जनरली, डेली, ये वाले वर्ड्स अगर मिल रहे हैं तब आप फर्स्ट फॉर्म को यूज करोगे। ये बहुत सारी बातें सीखी थी, कुछ महीन पॉइंट्स थे, लेकिन कुछ जनरलाइज पॉइंट है जो आपको पहले से पता होंगे, तो वो सारी चीजें आपको प्रेजेंट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखनी है। जैसे यूजुअली आ गया है ना, आपके सामने डेली आ गया, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो आप इनके केस में फर्स्ट फॉर्म को यूज कर देते हैं। ये दो बातें यहां तक हमने सीखी थी। फिर हमने सीखा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहां कहां यूज किया जा रहा है बेटा। सेकंड फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं जहां पे भी पास्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, जहां पे पास्ट टेंस का कॉन्टेक्स्ट है वहां पे हम सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक हिंट बताया था कि अगर पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड लिखा हो कोई, अगर मैंने आपको बताया था अगर कोई पास्ट इंडिकेटर लिखा हो, जैसे मान लो मैं बोलूं यस्टरडे, अगर मैंने बोला यस्टरडे, अब ये क्या बोल रहा है? जो बीत
गया है वो वाला कल। अगर मैंने बोला लास्ट नाइट, इसका मतलब क्या है, जो पिछली रात बीत गई उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला लास्ट मंथ, इसका मतलब है जो पिछला मंथ बीत गया उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसी चीजें जो पास्ट को दिखा रही है कि भैया अभी नहीं, पहले हो चुका है, ये क्या लेगा अपने साथ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा और पास्ट टेंस में चला जाएगा। ये बातें तो हो गई। अब देखो यार, हमारे पास तीन ही टेंस थे, एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट, एक था फ्यूचर। तो यहां पे प्रेजेंट ने बता दिया फर्स्ट फॉर्म से, पास्ट ने बता दिया सेकंड फॉर्म से, और फ्यूचर ने बता दिया बेस फॉर्म से। अबे तीनों सेंटेंस खत्म, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करें अब? तो ध्यान से समझो वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहां लगाया जाता है। देखो तीन फॉर्म्स तो यहां पे हो चुकी हैं, अब बचती है वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लगाई जाएगी। देखो ध्यान से, वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म के कई सारे यूजेस होते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के कई सारे यूजेस होते हैं। देखो वर्ब ने क्या किया, 5 शादियां कर ली। पहली वाइफ कौन थी, बेस फॉर्म, पहली वाइफ को बेस पसंद था। दूसरी वाइफ फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब दूसरी वाइफ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ चलती थी। फिर सेकेंड वाइफ ने क्या किया, पास्ट फॉर्म ले लिया, पास्ट टेंस में चली गई। अब जो थर्ड वाइफ है इनकी, देखो इसकी कई सारी वाइफ थी, तो थर्ड वाली जो वाइफ है, जो नेक्स्ट वाली वाइफ है, इनको थर्ड फॉर्म पसंद है। लेकिन थर्ड फॉर्म में भी क्या पसंद है, देखो थर्ड फॉर्म ऐसा नहीं कि किसी एक टेंस में स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि जो पहली बीवी थी जिसको बेस पसंद था वो किधर चली गई, फ्यूचर में चली गई। जिसको फर्स्ट फॉर्म पसंद थी वो कहां चली गई, प्रेजेंट में चली गई। जिसको सेकंड फॉर्म पसंद था वो किधर चली गई, पास्ट में चली गई। तो तीन बीवियों को फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट इन्होंने दे दिया। अब राजा साहब के पास कुछ बचा ही नहीं, उन्होंने कहा अब क्या दें, तीनों टेंसेस तो बांट दिए, एक कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को सब दे दिया। ठीक, अब यहां पे तीन वाइफ को सब कुछ दे दिया। अब राजा के पास कुछ बचा ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले को क्या दें। अब देखो क्या इन्होंने चालाकी क्या खेली, थर्ड फॉर्म में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, हम तीनों चीजों को थर्ड फॉर्म को भी दे देते हैं, क्योंकि चौथी चीज बची नहीं है। उन्होंने कहा एक काम करो, इधर आओ इधर आओ, तुम्हें कुछ देते हैं। इन्होंने बुलाया उसको और बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक काम करो, तुम प्रेजेंट भी ले लो, पास्ट भी ले लो और फ्यूचर भी ले लो। उसने बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमको तो सब में से शेयर मिल रहा है, चलो राजा साहब ये दे दो हमको। तो इन्होंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटा प्रेजेंट भी दे दिया, प्रेजेंट भी दे दिया, पास्ट भी दे दिया और फ्यूचर भी दे दिया, और फ्यूचर भी दे दिया। उन्होंने बोला कि तुम तीनों ले लो थोड़ा थोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया लोग कैसे समझेंगे कि मेरा है, क्योंकि थर्ड फ्यूचर तो बेस के पास है, पास्ट तो V2 के पास है, प्रेजेंट V1 के पास है, तो ये मेरा है, लोग कैसे समझेंगे, कैसे उनको मालूम चलेगा कि ये जो यहां पे जो प्रेजेंट है ये मेरा है। उन्होंने कहा इसके लिए भी तुम्हें हम एक वरदान देते हैं। वरदान क्या था बेटा, वरदान था इनके पास में हैज, उनके पास में था हैव और इनके साथ में था हैड। उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हारा कोई प्रेजेंट होगा, तुम्हारा कोई पास्ट होगा या तुम्हारा कोई फ्यूचर होगा, तब अपने साथ में तुम क्या ले सकते हो, हैज, हैव या हैड ले सकते हो। तो जब तुम्हारा फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट लिखा जाएगा तो उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, हैज, हैव या हैड लगाओगे, जिससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसका है, V3 का है। बोलो बात समझ आ रही है, देखो समझो ध्यान से। एक राजा की कई सारी पत्नियां थी, अब मान लेते हैं 4 पत्नियां थी, लास्ट वाली जो ING वाली फॉर्म है इसको हटा देते हैं। एक राजा की 4 पत्नियां, पहली पत्नी को बेस फॉर्म पसंद था, वो फ्यूचर टेंस ले ली। ठीक, दूसरी पत्नी का नाम है चलो पत्नी का ही नाम बेस रख देते हैं। पहली पत्नी जी थी बेस, तो पहली पत्नी को क्या पसंद था, फ्यूचर टेंस पसंद था, तो पहली पत्नी जो बेस थी उन्होंने क्या ले लिया, बेस रानी जो थी उनको फ्यूचर टेंस मिल गया। फिर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब दूसरी रानी, इनको प्रेजेंट टेंस पसंद था, इन्होंने प्रेजेंट टेंस ले लिया। फिर तीसरी वाइफ आई इनकी, जिनका नाम था वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब इन्होंने पास्ट टेंस ले लिया। अब आई चौथी रानी, और चौथी रानी राजा को सबसे ज्यादा प्यारी थी। अब चौथी रानी कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नाम है इनका। अब इन्होंने बोला राजा तुमको हम बहुत पसंद हैं और तुम हमारे लिए कुछ नहीं बचाए, प्रेजेंट भी बांट दिए, फ्यूचर भी बांट दिए, प्रेजेंट भी, पास्ट भी बांट दिए, इसका मतलब है तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। राजा ने बोला अरे रुको रुको, ऐसा नहीं है। अब राजा ने इन तीनों से कुछ कुछ लिया, प्रेजेंट भी लिया, पास्ट भी लिया और फ्यूचर भी लिया, तीनों से कुछ कुछ लिया और सब कुछ इनको दे दिया थोड़ा थोड़ा, प्रेजेंट भी दे दिया, पास्ट भी दे दिया, फ्यूचर भी दे दिया। अब देखो ये है तो फीमेल, अब इनको हो रही जलन कि भैया इन लोग के पास भी सेम चीज है, मेरे पास भी सेम चीज है, भले ही मेरे पास तीनों है लेकिन थोड़ा थोड़ा है।
तो अब किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा है कि उन रानियों का है? इन्होंने कहा एक काम करो, तुम जब भी अपना प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर लिखना, अपने वाले के साथ में हैज, हैव या हैड में से कुछ लगा देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तुम्हारा है, इनका नहीं है। समझ गए बात? अब देखो यहां पे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। देखो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी कॉन्टेक्स्ट ले सकती है। तो प्रेजेंट में जब होगी ये, तो क्या क्या चलेगा? देखो जरा, अगर कभी प्रेजेंट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बेटा या तो हैज प्लस V3 लिखोगे, या फिर आप लिखोगे हैव प्लस V3। हैव प्लस V3 ये कहां पे हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। ये कहां पे हो गया? प्रेजेंट टेंस में। तो जब भी कभी हैज प्लस V3 लिखा जाएगा, ये जो क्वीन V3 थी ये कहां कहलाएंगी? प्रेजेंट में। और अगर हैज प्लस V3 लिखा जाएगा तब भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रानी कहां कहलाएंगी? प्रेजेंट में। ये पहला केस हो गया। प्रेजेंट वाला केस क्या हो गया? हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3 कहां चली गई? ये प्रेजेंट में चली गई। अब देखो ध्यान से समझो, ये हो गया प्रेजेंट वाला हिसाब किताब। अब बात करें पास्ट की, तो यहां पे उन्होंने बोला आप एक काम करो, अगर हैड के साथ में आप रह गए तो आप कहां चले जाओगे? पास्ट में चले जाओगे। आप कहां चले जाओगे? पास्ट में चले जाओगे। अगर हैज या हैव के साथ गए तो प्रेजेंट में, हैड के साथ गए तो बेटा किधर? तो पास्ट में। ये दो चीजें हो गई। और अब रानी परेशान, अरे तीन वर्ड बोले थे, हैज, हैव, हैड, तीनों यूज कर दिए, अब फ्यूचर नहीं दोगे क्या? इनको लगा कि शायद दो ही चीज में राजा साहब टरकाना चाह रहे हैं इनको। उन्होंने बोला नहीं नहीं, रुको रुको, चिंता मत करो। देखो हैज, हैव, हैड तीन थे, हैज और हैव को मैंने किसके साथ लगाया? प्रेजेंट के साथ लगाया। हैड को किसके साथ लगाया? पास्ट के साथ लगाया। रानी बोल रही इसका मतलब फ्यूचर नहीं दोगे? मैंने रुको रुको, देंगे देंगे, वो भी देंगे। कैसे देंगे? देखो अब यहां पे क्या होता है बेटा, जब भी कभी हम विल और शैल लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, ये कहां पहुंच जाता है? तुरंत फ्यूचर में पहुंच जाता है। क्या लगता है? विल और शैल लगता है। साथ में बेटा लगता है हैव, विल, शैल और हैव लगता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। और ये काम करते ही ये कहां पहुंच जाता है? फ्यूचर में पहुंच जाता है। तो रानी साहिबा को जो फ्यूचर वाला वरदान मिला उसमें क्या था? विल और शैल लगना था, साथ में हैव लगेगा, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो रही बात? तो देखो ये तीन फॉर्मेट्स इन्होंने दिए, जिसमें से एक में ये प्रेजेंट में जा रही थी, दूसरे में इनके पास पास्ट था, तीसरे में इनके पास में फ्यूचर मिल गया। तो इस तरीके से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली क्वीन थी, इनको तीनों टेंसेस मिल गए थे, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो जब भी कभी ये हैज, हैव के साथ आएंगी, ये अपना प्रेजेंट टेंस दिखा रही होंगी। जब ये हैड के साथ आएंगी तो ये पास्ट टेंस दिखा रही हैं। जब ये विल हैव प्लस V3 या शैल हैव प्लस V3 के साथ आएंगी तो ये फ्यूचर टेंस दिखा रही हैं। अब रानी भी खुश और राजा भी खुश कि भाई तीन चीजें थी, मैंने चार पत्नियों में अच्छे से बांट दिया, चारों खुश हो गई और अब चारों हंसी खुशी रह रही हैं। देखो कितना ईमानदार और कितना बुद्धिमान राजा था। तो इस हिसाब से बेटा इन लोगों का डिवीजन कर दिया गया। तो अब तब से लेके अभी तक वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और बेस फॉर्म को कैसे यूज करते हैं, ये कहानी मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में ऑलरेडी समझा दी थी। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको सही से समझ में आ गई होगी, जिसके थ्रू आप हमेशा वर्ब के कंस्ट्रक्शन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब यहां पे जैसे ही ये बात फिक्स हुई, राजा रानी सारे खुश हो गए और ये खुशी खुशी अपने उसमें रहने लगे। अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। देखो अब फिर आई लास्ट रानी, जो आखिरी वाली रानी थी, वो एकदम जल भुन रही थी, जल कुकड़ी बोलते हैं ना उसको, एकदम जल रही थी कि सबको सब कुछ बांट दिया, प्रेजेंट बांट दिया, पास्ट बांट दिया, फ्यूचर बांट दिया, किसी को तीनों का बहुत सारा हिस्सा दे दिया, किसी को कुछ कुछ हिस्सा दे दिया। अब रानी एकदम गुस्से में लाल। अब राजा भी क्या करे भाई, राजा के पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो राजा ने क्या सोचा कि भैया इनके लिए तो मुझे कुछ अलग शाही खजाने से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें बाहर थी वो तो सब बांट दी मैंने। अब जो लास्ट वाली वर्ब बचती है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं बेटा, या फिर इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे कई सारे नाम होते हैं लोगों के, वैसे ही रानी जो थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिनका नाम था, उन रानी को पार्टिसिपल रानी भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखो पार्टिसिपल रानी जो ये थी, इनका क्या था ये देखिए जरा। ये पार्टिसिपल रानी जो है, इनका मतलब और इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। देखो इन्होंने कहा भैया मुझे फ्यूचर टेंस भी नहीं मिल रहा है, प्रेजेंट भी नहीं मिल रहा है, पास्ट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए नहीं तो हम तुमसे तलाक ले लेंगे। अब राजा ने बोला यार तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
तो अब पार्टिसिपल वाली जो क्वीन थी, इनको हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता था, इनको हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता था। राजा ने कहा एक काम करते हैं, इन लोग को फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में रहने दो, तुमको हम एक बढ़िया चीज बताते हैं, तुम हमेशा वैसे रहो। तो रानी ने कहा अच्छा बेवकूफ बना रहे हो हमको? नहीं नहीं, तुमको बहुत बढ़िया चीज दे रहे हैं और तुम पूरी दुनिया में ऐसे ही जानी जाओगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या ऑफर है हमारे लिए। राजा ने अपने शाही खजाने में से कुछ नया निकाला। देखो जरा क्या निकाला। तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है, वो राजा ने कैसे देखा, इसको देखो यहां पे ध्यान से। तो आईएनजी फॉर्म जो होती है यही लिखा जाता है फोर्थ फॉर्म में। मैंने आपको बताया था, जैसे ईट का फोर्थ फॉर्म लिखना है तो ईटिंग हो जाएगा, गो का लिखना है तो गोइंग हो जाएगा। तो फोर्थ फॉर्म जो होती है या पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ये हमेशा आईएनजी में लिखी जाती है बेटा। अब इसको इन्होंने बोला कि देखो तुम आईएनजी अकेले सिर्फ आईएनजी नहीं हो, तुम अपने आप में एक बड़ी बड़ी चीज हो। उसने बोला अच्छा बातों में घुमा रहे हो हमको, बेवकूफ बनाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे। देखो तुमको हम आइडेंटिटी भी दे रहे हैं, तुमको एक नई चीज दे रहे हैं, समझो जरा कैसे। इन्होंने कहा तुम जब आईएनजी फॉर्म में हो तो एक काम करो, तुम्हारे हम कई सारे नाम रख देते हैं, तुम कई तरीके से जानी जाओगी। उसने बोला अच्छा कैसे कई तरीके से जाने जाएंगे, जरा हमको जानना है। उसने बोला चलो ठीक है अच्छा। तो उसने बोला तुम आईएनजी फॉर्म ऑफ, जब तुम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में रहोगी, जब तुम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में रहोगी तब तुम्हें किस पे जाना जाएगा? वर्ब के नाम से जाना जाएगा। तब तुम्हें लोग कैसे जानेंगे? वर्ब के नाम से जानेंगे। ये हो गया पहला फॉर्म। उसने बोला जब तुम आईएनजी फॉर्म में रहोगी और काम किसका करोगी बेटा? जब तुम आईएनजी फॉर्म में रह के जब तुम नाउन का काम करोगी तो तब तुम्हें लोग किस नाम से जानेंगे? जेरेंड नाम से जानेंगे। तब तुम्हें लोग जेरेंड नाम से जानेंगे। और जब तुम आईएनजी फॉर्म में रह के एडजेक्टिव का काम करोगी या फिर अगर तुम एडवर्ब का काम करोगी तब तुम्हें किस नाम से जानेंगे लोग? तब तुम्हें लोग पार्टिसिपल नाम से जानेंगे। तब तुम्हें लोग पार्टिसिपल नाम से जानेंगे। अब रानी इतनी बुद्धिमान थी नहीं, उनको लगा अच्छा इसका मतलब है राजा मुझसे चालाकी कर रहे हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ जब मेरा वर्ब है तो कोई मुझे नाउन की तरह क्यों जानेगा? किसी ने किसी को पागल कुत्ता काटा है? जब मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हूं तो मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहूंगी, मैं नाउन कैसे बन जाऊंगी? और मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब, अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो रानी को कुछ ये समझ नहीं आया ऑफर। चलो वर्ब वाला तो समझ आ रहा था कि जब मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहूंगी तब लोग मुझे वर्ब कह लेंगे, ये बात सिंपल है। लेकिन जब मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन होंगी तब मुझे लोग जेरेंड बोलेंगे। पहली बात तो मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ नाउन कैसे बन जाऊंगी? मैं तो वर्ब हूं। अब रानी को आया गुस्सा, उन्होंने बोला राजा जो तुम कह रहे हो ये प्रूव करके दिखा दो तो मान जाएंगे। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया कि भाई कह तो दिया है, प्रूव कैसे करें? तो राजा ने कहा ठीक है रानी मैं प्रूव कर देता हूं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, अब यहां पे आईएनजी की बात आई है। अब जरा ध्यान से इसको देखेंगे कि राजा ये नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को कैसे प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। अब यहां पे बात आएगी तीन केसेस में। बेटा पहला केस देखते हैं वर्ब वाला, देखो ध्यान से समझो। पहला केस है वर्ब वाला। अब राजा ने कहा कि जब तुम वर्ब रहोगी तब तो तुम वर्ब ही रहोगी। तो रानी ने कहा हाँ ये तो हमको समझ आ गया है, लेकिन एग्जाम्पल हम तब भी चाहते हैं। उसने बोला चलो देखो ध्यान से। इसने बोला जैसे मान लो किसी ने बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर लिखा है, ठीक है। इससे बोला अगर मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, अब यहां पे तुम जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में दिख रही हो तुम क्या हो गई हो? तुम वर्ब हो गई हो। तो उसने बोला, रानी ने बोला अच्छा ठीक है यहां पे हम वर्ब हैं इसलिए हमको लोग क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। उसने बोला ठीक है। तो यहां पे रानी का नाम क्या है? वर्ब है। ये पहला केस रानी को भी समझ में आया था, राजा को भी समझ में आया था। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? समझ आ गया होगा। तो यहां पे राइटिंग का फॉर्म क्या है बेटा? ये राइटिंग क्या है? वर्ब है और इसीलिए इसका नाम हम वर्ब लिख रहे हैं। एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे राइटिंग क्या है बेटा? वर्ब है, ठीक। अब देखो सेकंड केस क्या आया। अब रानी ने बोला कि अब राजा को हम फंसा देंगे। कैसे फंसाएंगे? देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, इन्होंने बोला चलो ठीक है वर्ब वाला तो हम समझ गए, हमको पहले से मालूम था, लेकिन तुम ये बताओ राजा कि तुम हमको नाउन कैसे बनाओगे? तुम नाउन कैसे बनाओगे ये बात अगर हमको बता दो तब हम मान जाए तुम्हारी बात। तो उसने बोला अरे रानी साहिबा रुकिए तो सही, अभी हम बताते हैं आपको कैसे नाउन बनाएंगे। देखो ध्यान से देखो। अगर मान लो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर मैंने एक यहां पे सेंटेंस लिखा स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब राजा ने कहा देखो यहां पे तुम नाउन हो गई। रानी कह रही अच्छा एक तमाचा मारेंगे, झूठ बोलोगे हमसे तो।
कहां नाउन हो गए? यहां पे भी तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, नाउन कैसे हो गए? उसने बोला अरे रानी रुको, समझो, ध्यान से समझो, प्यार से समझो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है समझाओ। इसने कहा एक काम करो, यहां पे तुम पहला वर्ब देख लो कौन सा है। तो रानी ने कहा पहला वर्ब, ये लो स्विमिंग हो गया पहला वर्ब। तो राजा ने कहा अरे नहीं नहीं रानी, ऐसे नहीं चलेगा, पहला वर्ब स्विमिंग हो गया, ये कैसे बोल सकती हो तुम? बेटा आप भी बताओ जरा, क्या पहला वर्ब स्विमिंग है? देखो इस चीज पे बहुत ज्यादा डाउट होती है बच्चों को, ध्यान से समझो। अगर पहला वर्ब बेटा स्विमिंग होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि है कि नहीं पहला वर्ब? देखो जरा ध्यान से समझो इसको। अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड जो होता है ये वर्ब बनता है, देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यहीं पे समझ लो, देखो यहां पे रानी को भी समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर कोई आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है लिखा है, कोई भी अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है और ये अगर वर्ब बनेगा, अगर ये वर्ब कहलाएगा, तो ये वर्ब कब कहलाएगा? जब इसके पहले क्या होगा बेटा? इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ लिखा होगा, सिर्फ तभी। फिर से समझो, आईएनजी वाला वर्ड वर्ब सिर्फ तभी कहलाएगा जब इसके जस्ट पहले क्या लिखा होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर लिखा होना चाहिए। ठीक है बात? देखो यहां पे राइटिंग लिखा है, क्या राइटिंग के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आपको दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है, तो राइटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन अगर हम इस वाले में आते हैं बेटा, इस वाले में आके बात करते हैं, तो इधर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। इधर ये कह रहा है बेटा कि यहां पे मैंने स्विमिंग लिख दिया, लेकिन स्विमिंग से जस्ट पहले क्या इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो रानी को समझ में अब आया कि जब आईएनजी से जस्ट पहले कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आ रहा है, तब तक आईएनजी क्या बन रहा है? वर्ब नहीं हो सकता। समझ गए? तो यहां पे जो स्विमिंग लिखा है बेटा, ये स्विमिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब पहली वर्ब स्विमिंग यहां पे नहीं है। लेकिन यहां पे राइटिंग वर्ब थी, क्योंकि इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा था। रानी को भी समझ में अभी आया था और आपको भी अभी आया होगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं आगे। अब यहां पे रानी ने बोला चलो ठीक है, यहां पे वर्ब नहीं हम मान लिए, लेकिन नाउन तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। एकदम कसम खा गई कि नाउन नहीं मानेंगे, चाहे जो भी कर लो। उसने बोला अच्छा ठीक है अभी मनवाते हैं। देखो फिर रानी को उसने बोला कि भैया हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद है? रानी ने बोला रूल मुझे सारे याद है, मैं इन बच्चों की तरह नहीं हूं कि मैं रूल भूल जाऊं, मुझे सब रूल याद है। उसने बोला चलो ठीक है देखते हैं, चेक करते हैं। उन्होंने बोला चलो ये पहला वर्ब नहीं है, क्या इज पहला वर्ब है? डेफिनेटली वर्ब है। तो यहां पे इज को हमने क्या किया? इज को पहला वर्ब मान लिया। रानी ने कहा ठीक है ये बात बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये वर्ब है, तो हमने पहली वर्ब स्पॉट कर ली। अब वर्ब से इन्होंने चेक करना शुरू किया। इन्होंने कहा भैया तुम्हें रूल अगर याद हो तो उसके हिसाब से क्या होता है, वर्ब से जस्ट पहले अगर सिर्फ एक शब्द लिखा है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? रानी पट्ट से बोल दी, क्या होता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक बात है, ये समझ में आ गया। उन्होंने कहा एक काम करी रानी साहिबा, आप चेक कर लीजिए चल के तुरंत। उन्होंने कहा ठीक है। यहां पे इन्होंने वर्ब माना था, वर्ब से पहले इन्होंने जब चेक किया तो स्विमिंग कितने वर्ड्स थे? सिर्फ एक ही वर्ड था। तो स्विमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया भैया? ये हो गया नाउन। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, नहीं तो इसके लिए इट चाहिए होता। रानी ने जैसे ही चेक किया ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अब रानी मान गई कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। और रानी ने एक नया सबक सीखा, जैसे अभी फिलहाल आपने सीखा है। तो यहां पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा क्या काम कर रहा है? किस चीज का काम कर रहा है? देखो नाउन का काम कर रहा है। और इस केस में जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन का काम कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको जेरेंड बोलते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में स्विमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा? जेरेंड है। इस चीज को याद कर लीजिए। क्लियर है बात? समझ आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दो चीजें तो रानी को समझ में आ गई। पहली वाली तो वर्ब इनका नाम हो गया, दूसरे वाले में इनको जेरेंड भी काफी हद तक समझ में आ गया। अब रानी थोड़ा थोड़ा खुश होने लग गई है ना, कि चलो ठीक है मुझे भी इंपॉर्टेंस मिली, मुझे भी कुछ नया मिला। लेकिन उन्होंने कहा ना अभी हम ऐसा नहीं मानेंगे, तीसरी वाली शर्त भी जो तुमने पार्टिसिपल बताया था वो भी प्रूव करके दिखाओ। चलो किसी तरीके से हम नाउन तो मान गए, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब तुमने जो बोल दिया ये भैया हम कैसे माने? उन्होंने कहा चलो ठीक है रानी ये भी दिखाते हैं। तो इन्होंने यहां से फिलहाल ये चीज को फिर से प्रीव्यू में आए और फिर यहां पे आगे बढ़े। इन्होंने कहा तीसरा वाला हमने क्या बोला था? रानी पट्ट से बोल दी कि तीसरे वाले में आपने बोला था कि ये क्या बन जाएंगे? ये एडजेक्टिव या फिर जब एडवर्ब बनेंगे तब इनको क्या बोला जाएगा बेटा? तब इनको बोला जाएगा जब ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब बन जाएंगे। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाएंगे तब इनको क्या बोला जाएगा? तब इनको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे?
पार्टिसिपल। रानी ने कहा ये प्रूव करके दिखा दो, तब हम खुश हो जाएंगे, बाकी रानियों जैसा फिर हमको भी अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रूव करने के लिए अब राजा साहब आगे बढ़ चुके। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ध्यान से समझना। तो रानी ने बोला ठीक है, ध्यान से ही समझते हैं हम, तुम ही समझा नहीं पाते हो। अब इसमें थोड़ी सी बहस हो गई राजा रानी की, पर फिलहाल हम यहां पे देखते हैं। देखो बेटा, एक सेंटेंस की बात करेंगे, उसी से समझेंगे कि पार्टिसिपल या एडजेक्टिव और एडवर्ब ये कैसे बन सकते हैं। राजा रानी की बातें आगे बढ़ते बढ़ते ये एक सेंटेंस पे आए। तो सेंटेंस इन्होंने ये लिखा सेंटेंस इनका था स्विमिंग पूल। यहां लिख रहा हूं बेटा, सेंटेंस को कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेंटेंस लिखा स्विमिंग, ये लिखा है स्विमिंग पूल वॉज कंस्ट्रक्टेड, स्विमिंग पूल वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवरनाइट, वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवरनाइट, है ना। ये कलर चेंज हो रहा है, ये एकदम जैसे आजकल के लोग होते हैं वैसे अपने रंग बदल रहा है, लेकिन इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इनका इशू है ना। तो स्विमिंग पूल वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवरनाइट, यहां पे एक सेंटेंस राजा ने लिख दिया। रानी ने कहा ठीक है, अब हमको ये दिखा दो कि स्विमिंग क्या है, या एडजेक्टिव है या तो ये एडवर्ब है, तब हम मान जाएंगे, वरना राजा आज तुम्हारी बहुत कुटाई होगी, आज हम तुमको तलवार से मारेंगे। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा करते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। राजा मजबूर हो गया, नहीं तो तलवार से पिटाई हो जाएगी, पिटाई क्या फिर तो गर्दन ही कटेगी सीधा। चलो फिर राजा साहब यहां पे डरते डरते चीजें बताने लग गए। राजा ने कहा रानी अभी आपको रूल याद होगा। रानी ने बोला बिल्कुल अच्छे से रूल याद है, हम इन बच्चों की तरह नहीं है, एकदम बढ़िया से रूल याद रखते हैं। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने ये आगे बढ़े थोड़ा सा, इन्होंने कहा कि रूल ये कहता था कि अगर वर्ब हम पहली स्पॉट कर ले सेंटेंस में, पहली वर्ब, तो इसके लिए राजा ने बोला कि अगर हम पहली वर्ब स्पॉट कर ले तो वर्ब से जो जस्ट पहले वर्ड रहेगा ये क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके पहले जो वर्ड होगा ये एडजेक्टिव होगा, और इसके भी पहले जो वर्ड होगा ये एडजेक्टिव होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो रानी ने बोला हाँ बात ठीक है। इन्होंने कहा चलो अगर आपको ये रूल आता है तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। रानी को बड़ा बुरा लग गया कि भाई रूल रूल बार बार कह रहे हैं, रूल मुझे सारे आते हैं, फिर भी राजा को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मुझे रूल नहीं आते होंगे। तो रानी इसमें गुस्सा कर रही थी, बट फिर भी राजा यहां पे समझाने लगते हैं। इन्होंने पूछा कि बताओ स्विमिंग यहां पे वर्ब है कि नहीं। तो रानी ने बोला यहां पे वर्ब नहीं है। राजा ने बोला अच्छा बताओ कैसे। तो उन्होंने कहा अभी आपने बताया था कि जब भी आईएनजी से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगा होगा तभी ये सिर्फ वर्ब बनेगा, यहां पे नहीं लगा है मतलब ये वर्ब नहीं है। तो यहां पे स्विमिंग वर्ब नहीं है, ये बात समझ गए, यानी कि हमें वर्ब दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये रहा पहला वर्ब। यहां पे वर्ब क्या है बेटा, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब है, लेकिन मुझे किससे मतलब है, सिर्फ पहले वाले से, यही वाली वर्ब से मुझे मतलब है। अब इस वर्ब से जस्ट पहले जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये प्रोनाउन होता, नॉन लिविंग थिंग है, एक है, इसको मैं इट लिखता, पर ये मतलब प्रोनाउन नहीं है, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ये बात क्लियर हो गई, रानी को भी समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अभी ये जो रूल हमने पढ़ा था इसमें वर्ब के साथ जो होगा वो नाउन होगा और इसके साथ जो होगा ये एडजेक्टिव होगा। रानी ने कहा हाँ ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से स्विमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ। अब रानी पहले तो अपने ऐसे सिर खुजलाई और फिर ऐसे चुपचाप बोल दी कि इसका मतलब ये एडजेक्टिव होना चाहिए। अब राजा को लगा कि भैया रानी को ये बात समझ आ गई है और लगता है हम अपनी शर्त को जीत गए हैं। तो स्विमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया बेटा, उस टाइम से एडजेक्टिव हो गया। और ये बात जो हमने सीखी थी ये प्रूव भी हो गई कि जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगता है तब इसको हम क्या बोलने लगते हैं, जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तब इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है बात। तो रानी के जो 3 नाम दिए थे, पहला कौन सा दिया था, जब वो वर्ब होंगी तब उनको हम वर्ब बोलेंगे। चलो जरा सा प्रीव्यू में देख लेते हैं बेटा। यहां पे हमने क्या क्या चीजें सीखी, देखो यहां पे ध्यान से समझो। रानी को यहां पे क्या चाहिए था, अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी। रानी गुस्से में बैठी थी एकदम कि भैया सबको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बांट दिया, हम V4 तुम्हारी आखिरी रानी है, हमको कुछ नहीं दिया, जबकि कहते हो कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये गुस्सा आ गई। अब इन्होंने कहा भैया तुम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तुम गुस्साओ नहीं, तुमको हम 3 नई आइडेंटिटी देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा झूठ बोल रहे हो, अगर नहीं दिए ना तो 4 मुक्का मारेंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 देंगे, परेशान नहीं हो। इन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें 3 आइडेंटिटी जो हम दे रहे हैं उसमें पहली वाली है जब भी तुम वर्ब का काम करोगी तब तुम्हारा नाम हो जाएगा वर्ब। उन्होंने राजा को एक तमाचा मारा कि अबे जब हम वर्ब का काम करेंगे तब तो हम वर्ब कहलाएंगे ही, उसमें नई बात तुमने कौन सी बताई है। तो फिर तमाचा खाने के बाद राजा की थोड़ी अकल बढ़ी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगी रानी, इसको थोड़ा सा बढ़िया चीज देनी पड़ेगी।
तो इसके लिए इन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया, ऐसे गाल पे हाथ रखे रखे तमाचा खाए थे ना, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भैया ही इज राइटिंग अ लेटर में देखो राइटिंग वर्ब है, इसीलिए यहां पे आप वर्ब कहला रही है। फिर दूसरा भी तमाचा मार दी कि अबे इतना चीज सिंपल है जो, ये हमको काहे समझा रहे हो तुम, ये तो हमको बताइए। तो जब हम वर्ब का काम करेंगे तो वर्ब कहलाएंगे। तो तमाचा दोनों तरफ गाल पे राजा खा के उसके बाद आगे बढ़े। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छा दूसरी बात बताओ, दूसरी कौन सी चीज हमें नहीं दे रहे हो, कुछ अलग बताओ। तो उन्होंने कहा भैया जब तुम नाउन का काम करेंगे, जब आप नाउन का काम करेंगी तब आप लोग को जेरेंड बोलेंगे, आपको लोग जेरेंड बोलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा है, हम वर्ब काम हम नाउन का करेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाओ। तो राजा पहले तो दोनों तरफ तमाचा खा लिए थे, दिमाग चलना बंद हो गया, बट फिर भी उन्होंने कोशिश करी और एक सेंटेंस लिखा। इन्होंने लिखा स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब रानी से पूछा पहला वर्ब कौन सा है, तो रानी पट्ट से बोल दी स्विमिंग वर्ब होगा। उन्होंने कहा जब स्विमिंग वर्ब होगा तो उसके पहले इज एम आर वॉज वर हमें चाहिए ही चाहिए। तो रानी ने बोला कि इसके पहले तो नहीं है, इसका मतलब स्विमिंग क्या है, वर्ब यहां पे नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग से पहले कुछ चाहिए होगा तब ये वर्ब बनेगा, और यहां पे कुछ नहीं लगा सकते, ना लगा हुआ है तो ये वर्ब नहीं है। अब इन्होंने कहा कि पहला वर्ब कहां है, कहां है, कहां है, ये रहा पहला वर्ब। कहां मिल गया, ये रहा पहला वर्ब। तो इज इन्होंने ढूंढ लिया। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उसी रूल से रिलेट करके दिखाया कि वर्ब के पहले जो पहला वर्ड होता है ये क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन ये है नहीं क्योंकि इट लगा होता, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। अब देखो आईएनजी वाला वर्ड है, काम कर रहा है नाउन का, इसलिए क्या बन जाएगा, इसको लोग जेरेंड जेरेंड चिल्लाएंगे। तो अब राजा को जो दूसरा तमाचा पड़ा था उसका दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले वाले का अभी भी दर्द काफी ज्यादा था। तो यहां पे राजा ने एक नई चीज इनको दे दी, तो दो आइडेंटिटी यहां पे बन गई। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब वर्ब का काम करेगी तब वर्ब कहलाएगी, जब नाउन का काम करेगी तब जेरेंड कहलाएगी। अब रानी ने बोला अच्छा सिर्फ दो ही दे के टरकाना चाहते हो, तीसरा वाला कहां गया। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए रानी साहिबा, अभी तमाचे का दर्द बचा है, मुझे याद है आपको तीसरी चीज भी देनी है। इन्होंने कहा एडजेक्टिव और एडवर्ब बना के दिखाओ। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, पहले एडजेक्टिव बना के दिखाते हैं, एडवर्ब भी बना देंगे। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब राजा ने बोला भैया कि एडजेक्टिव बना के दिखाते हैं। इन्होंने कहा बताइए ये वर्ब है, एक सेंटेंस लिख दिया इन्होंने पट्ट से। फिर यहां पे पूछा कि बताओ स्विमिंग वर्ब है, रानी बोली स्विमिंग वर्ब नहीं बता पा रही थी रानी। उन्होंने फिर रानी को एक तमाचा जड़ दिया कट्ट से कि अभी सिखाया है, अब नहीं बता पा रही। अब जब रानी को तमाचा जड़ दिया तो राजा का थोड़ा सा दर्द कम हुआ कि चलो वापस उन्होंने उनको दे दिया है मजाक मजाक में। अब स्विमिंग यहां पे वर्ब नहीं है, इसको प्रूव कैसे किया कि इसके पहले इज एम आर वॉज वर्ब नहीं है, इसलिए ये वर्ब नहीं है। तो स्विमिंग नहीं है, पूल भी वर्ब नहीं है। यहां पे पहली वर्ब कहां निकली बेटा, वॉज है यहां पे पहली वर्ब, क्लियर है। तो वॉज यहां पे पहली वर्ब निकल गई, और जो रूल सीखा था उसके हिसाब से वर्ब से जस्ट पहले अगर एक वर्ड होगा तो नाउन या प्रोनाउन बनेगा, अगर दो वर्ड्स हैं तो नाउन के बगल वाला क्या बन जाएगा बेटा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो वॉज के पहले वाला वर्ड क्या बन गया था, नाउन बन गया था, और नाउन से पहले वाला वर्ड क्या बन गया था, एडजेक्टिव बन गया था। इसीलिए स्विमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और फिर ये रूल हो गया प्रूव कि जब भी कोई आईएनजी वाला वर्ड बेटा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाएगा, इसको हम क्या बोलने लगेंगे, पार्टिसिपल बोलने लगेंगे। तब से लेके अभी तक, अब देखो रानी को सबसे ज्यादा पसंद क्या आया इन सब में से, पार्टिसिपल नाम पसंद आया, समझो ध्यान से। अब रानी के कई सारे नाम लग दिए गए, ठीक है, ये सब हटा दे रहा हूं अभी, आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब रानी जो थी हमारी V4 जो थी, इनको कितने सारे नाम दिए गए बेटा, देखो कितने सारे नाम दिए गए। पहला नाम दिया गया वर्ब, रानी ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाम तो मेरा पहले ही था, मैं नहीं ले रही नाम, तो वर्ब यहां से हटा दिया गया। फिर इनको दूसरा नाम क्या दिया गया बेटा, दूसरा नाम दिया गया जेरेंड। अब यहां पे जेरेंड जो था, रानी ने बोला नहीं नहीं नहीं, यहां पे ये जेरेंड बहुत हद तक जीरे जैसा लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो रानी ने ये नाम भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर तीसरा नाम इनको क्या दिया गया, तीसरा नाम इनको दिया गया पार्टिसिपल। तो रानी ने क्या बोला, अरे पार्टिसिपल, इसमें तो पार्टी आ रहा है, तो पार्टी इन्होंने सोच के कि इसको लेंगे तो पार्टी में जाने को मिलेगा, रानी ने ये नाम सेलेक्ट कर लिया। तब से लेके अभी तक हम V4 को किस नाम से जानते हैं, पार्टिसिपल नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से पूरी कहानी थी, जिस तरीके से आप अपने वर्ब के सारे कॉन्टेक्स्ट को याद रख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये राजा रानी की कहानी आपको समझ आई होगी, ताकि लॉन्ग टाइम तक ये वर्ड्स और ये बातें सारी सस्टेन हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा।
तो फिलहाल वर्ब की जो ये सारी फॉर्म्स होती हैं, इनमें से V4 का नाम ना वर्ब होता है ना जेरेंड होता है, सिर्फ पार्टिसिपल होता है, क्योंकि रानी को उस टाइम लगा था कि जब पार्टिसिपल लेंगे इसमें पार्टी वर्ड आ रहा है तो पार्टी में जाने को मिलेगा, तब से इन्होंने अपना नाम पार्टिसिपल रख लिया और V4 को हम अभी भी पार्टिसिपल कह के ही बुलाते हैं। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये जो कहानी है इसके थ्रू वर्ब की सारी बातें समझ आ गई हैं या अभी भी मुश्किल लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा मॉडल्स की तरफ रुख करते हैं अपना, राइट। सो मॉडल्स में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखो बेटा, मॉडल्स में सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो मॉडल्स में सबसे पहले आते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ये इनकी पूरी सीरीज होती है। अब बात करेंगे विल की। देखो यहां पे एक होता है विल और दूसरा होता है वुड, एक होता है विल और दूसरा होता है वुड। अब देखो इसको कैसे हम याद रख सकते हैं, एक होता है विल, एक होता है वुड, एक होता है शैल, एक होता है शुड, फिर होता है कैन, फिर होता है कुड। ये जो विल है ये क्या है बेटा, विल क्या है, ये है पापा जी, ये क्या है पापा जी, और वुड क्या है दादाजी, ये कौन है दादाजी है। तो विल क्या होगा, अभी की बात कर रहा होगा, और वुड क्या करेगा, बहुत पुरानी बात कर रहा होगा, है ना। मतलब पापा लोग थोड़ा सा ट्रेंड में रह के बात करते हैं कि चलो ठीक है पार्टी में जाना है तो बाहर चले जाओ, वेस्टर्न कपड़े पहन लो, वो बातें पापा लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं। लेकिन दादाजी क्या बोलेंगे, नहीं अगर पार्टी में भी जाना है तो बहुत गलत बात है, क्या करिए कुर्ता पैजामा पहन के जाइए। तो दादाजी अपने टाइप की बात करेंगे। इसीलिए जो वुड होता है बेटा ये हमेशा पास्ट की बातें करता है। ये कैसी बातें करता है, पास्ट की बातें करता है। और पिताजी एकदम जवान है, अभी एकदम ऐसी बात करेंगे आपको लगेगा अबे ये तो हमारे दोस्त है। तो विल क्या काम करता है, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, मतलब आगे आने वाली जनरेशन जो सोच सकती है उस हिसाब से आगे की बातें करता है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो विल और वुड में से विल क्या करेगा, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, और विल के हिसाब से पुरानी बातें कौन करेगा, वुड करेगा। क्लियर है, चलो देखो आगे। अब यहां पे हम पहली बात जो करना शुरू करेंगे वो करेंगे विल की। अब यहां पे विल क्या क्या कर सकता है, देखो अगर जैसे मैंने बोला, अच्छा आपने सुना है कि इन्होंने अपनी विल लिख दी है, इसका मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा लिख दी है कि आगे चल के ऐसा ऐसा होगा। मान लो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मैंने अपनी विल लिख दी, मतलब आगे चल के ये जो जमीन है ये किसी और को मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो विल क्या कर रहा है, आगे आने वाले समय में, जो आगे आने वाला समय है या फ्यूचर टाइम है, इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताता है, इसीलिए इसका नाम विल भी होता है। ठीक है, अब यहां पे विल काम क्या करता है बेटा, फ्यूचर के बारे में बात करेगा, लेकिन विल के साथ में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं जो फॉलो हो सकते हैं। ये चीज सिर्फ विल के साथ में ही नहीं होगी, जितने भी मॉडल्स हैं, मैं यहां पे मॉडल्स लिख दे रहा हूं। मॉडल्स हो सकते हैं बेटा, विल हो सकता है, वुड हो सकता है, विल वुड हो सकता है, शैल हो सकता है, शुड हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है। ये जितने भी मॉडल्स हैं इन सब के साथ में यहां पे जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यही वाले स्ट्रक्चर चलेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। चाहे विल हो, वुड हो, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल होगा। जो स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं मैं 3-4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अलावा आप कोई और स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। और आपके एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड आते हैं। कुछ भी लिखा होगा उसको आपको इसी फॉर्मेट में अरेंज करना होगा, वरना वो स्ट्रक्चर्स गलत माने जाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कर लेते हैं विल की, लेकिन फिर भी विल में मैं वो सारे स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, तब मैं यहां पे विल की जगह यहां पे मॉडल्स लिख देता हूं, MODALS। इसको मॉडल्स भी पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले सारे मॉडल्स अपने साथ में कौन से स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं, फिर एक एक करके विल, वुड, शैल, शुड, इन सब की बातें हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले मॉडल्स जो है, अब देखो भैया ये मॉडल है तो अपना इनका अलग एक ऐठन होगा कि ना हम नॉर्मल जगह पे तो नहीं जाएंगे, हमको चाहिए एकदम स्टैंडर्ड VIP व्यवस्था। तो इसीलिए इनके साथ में कोई सा भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जैसे बाकी आपको कुछ भी सेंटेंस बनाना है, आप कुछ भी अनसेंड बना सकते हो, पर इनके साथ में अपनी अलग ऐठन है। ये वैनिटी वैन में चलने वाले लोग हैं भैया, इनको अपना अलग सा कुछ हिसाब किताब चाहिए। तो वो हिसाब किताब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। देखो पहला हिसाब किताब इनका है, पहला हिसाब किताब है मॉडल्स प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखा है आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब यहां पे बेस फॉर्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये गो कभी भी SES नहीं ले सकता।
अगर यहां पे ही लिखा होगा फिर भी ये गो ही होगा, अगर यहां दे लिखा होगा फिर भी ये गो ही होगा। समझ रहे हो बात को? ये कभी भी SES फॉर्म नहीं ले सकता। और कल ही हमने पढ़ा था कि जब भी कोई वर्ब SES के हिसाब से ना बदले तो वो बेस फॉर्म माना जाता है, सीखा था ना? तो वैसे ही मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। जैसे आई विल गो देयर, आई विल ईट फूड, आई विल डांस देयर, ये सारी चीजें वर्ब के बेस फॉर्म के साथ में फिक्स हैं। अब यहां पे सिर्फ विल ही नहीं, जब ये बात पूरे मॉडल्स के लिए कही गई है तो चाहे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी होगा, सबके साथ में भी ये लगा सकते हो। जैसे आई विल गो देयर लिखा है, वैसे ही आई शैल गो देयर हो सकता था, आई मे गो देयर हो सकता था, आई मे गो देयर, आई शैल गो देयर, आई शुड गो देयर, आई कैन गो देयर, आई कुड गो देयर, है ना? ये इसमें से कुछ भी आप लगा सकते हो और ये सब कुछ सही माना जाएगा। तो फिलहाल यहां पे मैंने सिर्फ मॉडल लिखा है, आप लेकिन ये चीज जनरलाइज कर लेना कि बेटा मॉडल का मतलब क्या है। मॉडल का मतलब यहां पे कोई सा भी मॉडल रखने से है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, कुछ भी रखोगे सब चलेगा। दूसरी बात कौन सी है, दूसरी शर्त कौन सी है? देखो मॉडल्स अगर सेंटेंस में एग्जिस्ट करेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ शर्त माननी पड़ेगी। इसका मतलब है एक ना एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अगर इसमें से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है मतलब मॉडल गुस्सा हो जाएंगे और सेंटेंस आपका गलत कर देंगे। तो आपको करना सिर्फ एक काम है, क्या करना है? जैसे ही मॉडल दिखे इसमें से कोई एक शर्त इनको मनवा देनी है। अब जब शर्त मान गए मतलब मॉडल खुश हो गए और सेंटेंस आपका सही हो गया। चलिए देखिए, फिर दूसरा होता है मॉडल्स, दूसरा होता है मॉडल्स प्लस बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी होता है मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक ये वाली फॉर्म भी है मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे होता है? जैसे आई विल बी गॉन देयर, आई विल बी गॉन देयर, ठीक है, मैं वहां जा चुका होऊंगा, तो आई विल बी गॉन देयर, फूड विल बी ईटन टुमारो। ऐसे करके जब हम फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि ये काम हो चुका होगा तब हम इस चीज को ऐसे कर देते हैं। और ये तरीका इसको लिखने का पैसिव वॉइस का होता है बेटा, ये तरीका इसको लिखने का पैसिव वॉइस में माना जाता है, ठीक है। तो दूसरी शर्त जो इनकी थी वो होती है मॉडल्स प्लस बी प्लस V3, दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त जो इनकी होती है ये क्या होती है? मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी शर्त ये हो गई। ये क्या होती है? देखिए जरा यहां पे अगर लिखा है आई विल हैव डन द वर्क, आई विल हैव डन द वर्क। अब इसका मतलब क्या है? मैंने काम कर लिया होगा या मैं काम फिनिश कर चुका होऊंगा। तो फिर से ये फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट से बात हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं यहां पे सिर्फ विल लगा हो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड कोई भी आ सकता है। देखो ये क्या है ना, ये साउथ इंडियन फैमिली की तरह होते हैं। जैसे आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी ना, कितना लंबा परिवार होता है लेकिन सब अपने आप में आइडेंटिटी होते हैं। तो वैसे ही यहां पे जो मॉडल है ये एक साउथ इंडियन फैमिली है जिसके बहुत सारे भाई बहन हैं। कौन है? बहुत बड़ा परिवार है। कौन कौन होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और सबको सेम चीजें चाहिए होती हैं। तो आप जब यहां पे मॉडल्स लिखेंगे इसका मतलब है मॉडल्स में यहां पे कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी भाई आ सकता है। इसके देखो कितने भाई हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, कितने भाई? 8 भाई हैं। 8 में से कोई भी भाई आएगा सब सही माना जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देखो यहां पे ध्यान से, 3 स्ट्रक्चर हो गए। चौथा स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। चौथा स्ट्रक्चर होगा यहां पे मॉडल, यहां पे लिखेंगे मॉडल प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे मॉडल प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये क्या है? देखो यहां पे सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर मैंने लिख दिया आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी गोइंग देयर, तो यहां पे ये चीज क्या हो जाएगी? मैं कल जा रहा होऊंगा, ऐसा कहने की यहां पे बात हो गई है, ठीक है। अब ये भी पैसिव वॉइस में है लेकिन स्टिल यहां पे मॉडल प्लस बी प्लस ING ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो मॉडल में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, अल्टीमेटली कुछ भी आ सकता है। कोई भी भाई यहां पे आएगा आपको उतना ही रिस्पेक्ट से यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अब फिर देखो नेक्स्ट यहां पे फिर आ जाता है नंबर 5 में क्या आता है बेटा? देखो नंबर 5 में क्या आएगा? नंबर 5 में आएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING, ये हो जाता है 5वां। जैसे यहां पे लगा के देखते हैं इसको सेंटेंस में लगाएं तो ये हो जाएगा आई विल
I will have been studying. I will have been studying since morning. I will have been studying since morning. अब यहां पे क्या हो गया? will have been studying. क्या हो गया? मॉडल have been प्लस ing. तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसी हिसाब से आप चीजें फिक्स करोगे ताकि मॉडल्स के क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो पाए. तो ये 5 मेजर फॉर्म्स आपकी लिखी हुई हैं. ये 5 में से कोई एक कंडीशन जरूर फॉलो होना चाहिए. कौन सी है? मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म लगाने वाली, मॉडल्स के साथ में b प्लस v3 लगाना, मॉडल्स के साथ में have प्लस v3 लगाना, मॉडल्स के साथ में b प्लस ing लगाना, या मॉडल के साथ में have been प्लस ing को यूज करना. इसमें से कोई एक कंडीशन आप फॉलो करा दोगे और मॉडल खुश हो जाएगा और आपकी कोई भी सेंटेंस को गलत ये नहीं करेगा. बात समझ आ गई है? अब चलो विल वुड शैल शुड कैन कुड की बात कर लेते हैं. सबसे पहले आएगा बेटा यहां पे विल. अब देखो विल का मतलब तो फ्यूचर में हो गया, तो ये टेंस क्या लेता है बेटा? फ्यूचर टेंस लेता है. ठीक है. और ये क्या बताता है? 100% श्योरिटी बताता है. 100% श्योरिटी बताता है. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें शैल से, अगर हम इसको कंपेयर करें शैल से, तो शैल भी फ्यूचर टेंस की बात करता है. शैल भी फ्यूचर टेंस की बात करता है, लेकिन ये 100% से कम सिक्योरिटी बताता है. ये 100% से कम सिक्योरिटी बताता है ना? 100% से कम सिक्योरिटी, 100% से कम सिक्योरिटी या श्योरिटी बताता है. जैसे अब ये कैसे मालूम चलेगा? समझो ध्यान से. अगर मैंने बोला मान लो ये पार्टी हो रही है, जैसे वो कार रोक के बोलते हैं ना पार्टी हो रही है, वैसे यहाँ पे पार्टी हो रही है. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? मुझे मान लो इस पार्टी में जाना है. मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ. अब इस पार्टी में जाने के लिए अगर मैं घर में अकेला रहता हूँ तो आराम से मैं बोल दूंगा आई विल अटेंड द पार्टी. लेकिन सोचो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो सकता है पिताजी मना कर दे, हो सकता है मम्मी ना जाने दे, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं आऊंगा, लेकिन 100% श्योर मत रखना. तब मुझे कहना पड़ेगा I shall attend the party. बात समझ आ रही है? जब 100% श्योरिटी होगी तब क्या बोलेंगे? will बोलते हैं. और जब श्योरिटी 100 से थोड़ी कम है तब हम क्या यूज करते हैं? shall यूज करते हैं. क्लियर बात? अब देखो सेकंड बात, ये बात तो यहां पे खत्म हो गई. अब तीसरा पॉइंट जो होता है जिसको इंपॉर्टेंट आपको समझना है वो है बेटा कि जब भी हम कैजुअली बात करते हैं, जब हम कैजुअली बात करते हैं तब हम ये यूज करते हैं will, और जब हम फॉर्मली बात करते हैं, जब हम फॉर्मली या ऑफिशियली बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? shall यूज कर सकते हैं. जैसे यू शैल बी कॉल्ड फॉर द मीटिंग. अब इसका मतलब क्या है? तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा. यू विल बी कॉल्ड फॉर द मीटिंग कहना थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये जो विल होता है ये ऑफिशियली और फॉर्मली थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है. इस चीज को आप ध्यान से समझिए. विल और शैल का बेसिक डिफरेंस यही है. ठीक है. बाकी स्ट्रक्चर्स इनके साथ में क्या फॉलो होंगे? अभी जो पहले स्ट्रक्चर फॉलो किया है सेम बाई स्ट्रक्चर फॉलो कर देना और आपकी निकल पड़ेगी. चलिए फिर बात करते हैं यहां पे विल और वुड की. देखो ध्यान से समझो. वुड और शुड की बात करते हैं, है ना? वुड और शुड बचा है. यहां पे पहली बात करेंगे वुड की और फिर बात करेंगे शुड की. अब ये दोनों बुढ़ऊ है. ये दोनों क्या है? बुढ़ऊ है. बूढ़े दादाजी हैं ये. मतलब ये पुरानी बातें करेंगे, पास्ट की बात करेंगे. इसको समझो. जैसे फ्यूचर की बात करने के लिए हमारे पास में क्या था? विल था. वैसे ही वुड आते ही ये उल्टी बात, ये पुरानी बातें करने लग जाएंगे. इसीलिए वुड को क्या बोला जाता है? पास्ट फॉर्म. ये पास्ट फॉर्म होते हैं ऑफ विल. अब पास्ट कैसे है? कैसे मालूम चलेगा कि भाई पास्ट है? पास्ट कैसे समझेंगे? ये तो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहिए. और विल का पास्ट है मतलब ये प्रेजेंट होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे. देखो आसान कर देता हूं इसको, समझो ध्यान से. ये पास्ट फॉर्म होता है विल का. कैसे समझेंगे? अगर सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड यूज हुआ है, अगर सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड यूज हुआ है तब आप क्या यूज करोगे? वुड यूज करोगे. लेकिन अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, पास्ट वर्ड अगर नहीं यूज हुआ है तब आप क्या यूज करोगे? विल यूज करोगे. ये बात इतनी आसान है, क्लियरली समझ में आ गई होगी. चलो सेंटेंस देख लेते हैं इसका. अब ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड यूज हुआ है, जैसे मान लो मैंने बोला ही told me that he will go. He told me that he will go. अब यहां पे पासवर्ड यूज हुआ है. देखो टोल्ड यहां पे कहां चला गया? पास्ट, दादाजी के जमाने में चला गया. अब टोल्ड क्या है? पास्ट है. तो उसके हिसाब से यहां पे विल गलत है. इसकी जगह पे क्या लगाएंगे बेटा? वुड लगाएंगे और तब ये बुड़बक सही होगा. ठीक है. तो he told me that he will go गलत है. क्या होगा? he told me that he would go लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा. क्लियर है? अब देखो यहां पे अगर मैं टोल्ड नहीं लगा सकता तो मैं क्या लगाऊंगा?
ही विल गो। अगर मान लो यहां पे मैंने सिर्फ ये लिखा है ही विल गो, क्या यहां पे कोई पास्ट वाला वर्ड लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब है विल क्या है यहां पे? सही है, याद रखो इस चीज को। तो विल और वुड को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, जब कोई दादाजी के टाइम का वर्ड लगा है, मतलब पुराना वर्ड लगा है, या पास्ट वाला वर्ड लगा है, क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं लगा है तब हम लगाएंगे विल को। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं शुड की। शुड देखो बेटा बड़ा ही अलग सा वर्ड है। शुड एक बड़ा ही अलग सा वर्ड है। जैसे अगर आपने जजंत्रम ममंत्रम देखी हो तो उसमें जो क्या होता है, चामुंडा होता है ना, बिल्कुल अलग सा होता है वो, मतलब एकदम राक्षस बड़ा सा अलग सा जानवर। तो वैसे ही सारे मॉडल्स में जो चामुंडा होता है वो कौन है? शुड चामुंडा है। ये बड़ी अलग सी बात करता है, बोलता है अबे हम मॉडल तो हैं लेकिन हम अलग मॉडल हैं, कुछ थोड़े से जो अलग टाइप के लोग होते हैं वैसा है ये। तो शुड मॉडल्स में तो आता है लेकिन मॉडल का कोई चीज फॉलो नहीं करता है। ये मॉडल ना फ्यूचर ना प्रेजेंट ना पास्ट, कोई चीज से मतलब नहीं है, एकदम जैसे भंगी जैसा रहता है ये। देखो शुड हमेशा किस लिए यूज होगा बेटा? सजेस्ट करने के लिए यूज होगा, बस शुड आ जाए मतलब सजेशन दी जा रहा है, बाकी और कोई चीज से इसको मतलब नहीं होता। ना प्रेजेंट में रहेगा, ना पास्ट में रहेगा, ना फ्यूचर में रहेगा, कहीं पे भी लगा दो, शुड को सिर्फ सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी ने बोला ही शुड बी डूइंग दिस वर्क, he should be doing this work, इसका मतलब है क्या? कोई यहां पे सजेशन दे रहा है, शुड यहां पे सही हो गया। मतलब आप शुड को कहीं पे भी लगा दोगे, कहीं पे भी फिट कर दोगे, वो वहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतनी चीजें रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे वाली चीजें, जिससे बहुत ज्यादा ओवर ना हो जाए। इतनी चीजें आप समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि जितनी चीजें ये पढ़ी हैं उससे डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन हो जाए कि क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।